औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हैं एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया में शादी की और एक अहम पाकिस्तानी होने का किरदार अदा किया, जिनका नाम है सुभान हैदर और जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? आपने सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बताएँ और इतने दूर पार जाके आपने जो 7 समुंदर आपने शादी की, वो क्या वजह थी? हाँ जी, मेरा नाम सैयद सुभान हैदर है और मैं पाकिस्तान में गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ और अभी जो है इंडोनेशिया में मैंने शादी की है और तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो अच्छा, ये कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ेसबुक से दोस्ती हुई और 2 ढाई महीने 3 महीने तक दोस्ती रही और बहाना ये था कि भई इंग्लिश सीख लेंगे। जो मेरी वाइफ़ थी उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। तो ये माइंडसेट था कि भई इनसे बात करूँगा, इंग्लिश सीख लूँगा। तो सोचा नहीं था कि शादी वगैरह हो जाएगी, लेकिन 3-4 महीने गुज़रने के बाद जो है वो फिर बस आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो शादी की प्लानिंग हो गई और तकरीबन 10 महीने हमारा रिलेशनशिप रहा पाकिस्तान में। उसके बाद फिर मैंने शादी कर ली इंडोनेशिया जाके। अच्छा 10 मंथ के अंदर-अंदर ही। हाँ, 10 महीने के अंदर-अंदर शादी कर ली। तो फैमिली को कैसे कन्विंस किया अपनी? फैमिली अच्छा, मेरी फैमिली जो है ना वो बच्चों को जो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, मेरे अम्मी-अब्बू। तो उनसे बात शेयर की तो शुरू में तो अब्बू ने बोला, मेरे अब्बू बाहर होते हैं, कुवैत काम करते हैं। तो शुरू में उन्होंने बोला कि भई आप ना करो, क्योंकि इसमें सबसे पहली वजह ये है कि इंडोनेशिया एक तो काफ़ी दूर है और दूसरे नंबर पे उनका कल्चर डिफरेंट बहुत ज़्यादा क्या, तो हो सकता है आपका माइंड जो है ना उनके साथ ना मैच करे। तो मैंने लेकिन अब्बू को बोला कि भई मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरी नीयत साफ़ है, तो मैं इंडोनेशिया में शादी करना चाहता हूँ। बहरहाल अब्बू ने कहा कि आप सोच लें कि आपने शादी करनी, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुश्किलात आपको आ सकती हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी फैमिली में किसी ने भी आउट ऑफ कंट्री इस तरह शादी नहीं की। हम लोग हम सैयद हैं ना, तो हमारा ये होता है कि भई फैमिली में आप शादी करें, अपने सैयद में करें, आउट ऑफ सैयद ना करें। तो बहरहाल अम्मी ने ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर अम्मी की वजह से अब्बू ने भी सपोर्ट किया। अब्बू ने कहा चलो ठीक है। उनको भी वैसे कन्विंस करते हुए मुझे कोई 3 महीने 2-3 महीने लग गए। तो अब्बू ने कहा चलो, अगर तुम चाहते हो कि तुम शादी करना चाहते हो और तुम समझते हो कि अपनी वाइफ के साथ ठीक रहोगे, तुम्हारा गुज़ारा अच्छा होगा, तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा डिसीजन है। तो अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया और उनके पीछे सपोर्ट थी, तो मैं इंडोनेशिया शादी मैंने कर दी। यानी वहाँ पे फिर आपने कहा कि जो है वो शादी कर ली। वो जो आपकी वाइफ़ वाली साइड है, वहाँ पे अब उनको कन्विंस करना वो किस तरह से किया? यानी यहाँ पे तो आपने अपनी फैमिली को कर लिया उधर। अच्छा, उसमें ये था कि मैंने अपनी वाइफ के जो अम्मी-अब्बू हैं, मेरे सास-ससुर, उनसे बात की थी फ़ोन पे और जितनी मैं ट्रांसलेशन कर सकता था, मतलब मैंने वो इंग्लिश लगा के तो ट्रांसलेशन की इंडोनेशियन में और उनको बोला कि भई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मतलब मैं सीरियस हूँ। तो वो ईज़िली मान गए थे। मेरी वाइफ ने उनको पहले बताया था, शेयर किया था। तो अच्छा, उनका ये था, वो ये चाहते थे कि भई मेरी फैमिली भी साथ आए ना इंडोनेशिया में और जब निकाह करना है। तो उस पे थोड़ा इश्यू था, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं। तो मैं आऊँगा, लेकिन मेरी फैमिली की मर्ज़ी मेरे साथ शामिल है, तो आप उनसे बात करें फ़ोन पे, ठीक है? तो इसी तरह बात हुई और वो कन्विंस हो गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब अपनी आपने वाइफ़ से बात की, वो उन्होंने उस टाइम भी वो क्या इंडोनेशियन ही ज़ुबान बोली थी या इंग्लिश? मेरे साथ मेरे साथ तो इंग्लिश में बातचीत स्टार्ट हुई, क्योंकि उसमें ये था कि मुझे इंडोनेशियन नहीं आती थी और मेरी वाइफ़ को उर्दू नहीं आती थी। तो जो मेरे फर्स्ट टाइम जब बात हुई तो मैंने उनसे जो सबसे पहला सवाल किया, वो ये था कि भई आप मुस्लिम हैं या नहीं? जब मेरा माइंडसेट बना उनके साथ शादी करने का। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि भई आप मुस्लिम हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा जी मैं मुस्लिम हूँ। तो उनसे ये फिर प्लानिंग बन गई शादी की, क्योंकि मुझे मेरे लिए ज़रूरी ये था कि भई अगर मैंने किसी से शादी करनी है तो वो मुस्लिम ज़रूरी, ठीक है? तो इंडोनेशिया के बारे में पहले कभी सोचा नहीं था। बस सुना था, किताबों में पढ़ा, भई इंडोनेशिया एक मुल्क है और मुसलमानों की बड़ी पॉपुलेशन है उधर।
जैसे हम दूसरे ममालिक हैं वैसे ही। हाँ, कभी नहीं सोचा था मतलब सवाल ही, लेकिन अल्लाह की तरफ से था लिखा तो हुआ। एक वो जो कहते हैं ना कि पॉइंट टच कौन-सा कर गया कि आपने कहा कि भई हाँ यार, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए? उसमें ये था कि मेरी वाइफ़ एक तो इस्लामिकली बहुत मतलब 5 टाइम प्रे करती थी, नमाज़ पढ़ती थी और कुरान पाक और रोज़े वगैरह रखती थी। तो मैंने उनकी ये चीज़ देखी कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने इस्लाम के साथ जो है ना बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है? और मिज़ाज के भी बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट मिज़ाज के लोग हैं इंडोनेशिया के। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट की कि एक तो सॉफ्ट मिज़ाज के लोग हैं और एक जो है अपने इस्लाम के साथ बहुत जुड़े हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, सबसे पहले जब आपका अब यहाँ से सारा सिलसिला क्लियर हो गया, घर वालों से आपने जनाब तब अप्रूवल-शप्रूवल ले ली, आपने कन्विंस कर लिया, यहाँ की फैमिली को भी और वहाँ की फैमिली। उसके बाद आप जब वहाँ पर पहुँचे इंडोनेशिया में, तो तब क्या मतलब फीलिंग थी? अच्छा, फीलिंग्स ऐसी थी कि जब मैं पाकिस्तान से गया तो मैंने किसी की वीडियोज़ नहीं देखी थी। अब तो आजकल आपको पता है जो भी जाता है वो यूट्यूब पे वीडियोज़ ओपन हाँ, कर पहले तो इन्फॉर्मेशन लेता है। इन्फॉर्मेशन है। मैं बस ऐसे मुँह उठाया वीज़ा लिया, टिकट ली और चला गया। अच्छा, विदाउट डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स तो मैंने प्रिपेयर करवाए थे, अच्छा, लेकिन मेरी कोई ऐसा किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, जो इंडोनेशिया में कोई पाकिस्तानी थे उस टाइम। तो मैं बस ऐसे ही चला गया और मुझे ये पता था मेरी वाइफ़ ने एयरपोर्ट से मुझे पिक करना है और उसके बाद फिर हमने घर चले जाना है और सीधा जाके निकाह वगैरह हमने कर लेना। सो जब मैं पहुंचा इंडोनेशिया में तो फीलिंग रहती थी कि इधर उस टाइम सर्दी थी और इंडोनेशिया में गर्मी थी। तो एक तो बंदा जब पहली दफ़ा अपनी फैमिली से दूर जाता है और उसके बाद एकदम आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिधर मौसम भी बिल्कुल चेंज है, टोटली उससे जो है ना थोड़ी सी मुझे वो हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई और इस तरह का मामला हुए। और शुरू में तो 2-3 दिन मैंने घर भी कॉल की, अम्मी को भी परेशान हो गया। मैंने बोला कि भई मैंने वापस जाना है पाकिस्तान, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा। हाँ, मैंने कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हफ़्ता गुज़रा, 2 हफ़्ते गुज़रे तो सेटिंग हो गई, अच्छा फ़ील किया। वालदा का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर कि भई मैंने बाहर जाना है, बाहर शादी करनी है? उनका तो एक बार कलेजा तो थोड़ा बहुत हिला होगा कि उन्होंने कहा हाँ, अम्मी तो चाहती थी कि आप इधर फैमिली में करें शादी। लेकिन फिर अम्मी को मैंने राज़ी किया, मुतमईन किया और मैंने उनको कहा कि भई इंसान ने शादी करनी है, चाहे वो कहीं भी करे, ज़रूरी ये है कि आपके रिलीजन के हों और अच्छे लोग हों। तो उनको मैंने कन्विंस किया, तो वो उन्होंने खुशी से इजाज़त दी और मैं उनकी इजाज़त से ही फिर शादी की। अच्छा, तो घर में सख्त कौन है ज़्यादा? घर में सख्त कोई भी नहीं। अरे यार! नॉर्मल। मेरी अम्मी भी बिल्कुल मेरी अम्मी थोड़ा-सा सख्त हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे अब्बू बिल्कुल सॉफ्ट इंसान हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मिज़ाज। अच्छा, वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा अगर हम खाने-पीने में बात करें और वैसे क्या चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? खाने-पीने में उधर पहले तो जब पाकिस्तानी अगर स्टार्टिंग में जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है खाने-पीने के लिहाज़ से, क्योंकि वो लोग ये रोटी वगैरह नहीं खाते और चावल यूज़ करते हैं, ठीक है? नासी इनकी ज़ुबान में कहते हैं। तो वो यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश खाते हैं। तो अगर न्यू कोई बंदा पाकिस्तानी जाता है तो उसके लिए बड़ा मसला होता है। लेकिन मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, कुछ ही महीनों में मैंने एडजस्ट किया और उनकी मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद है, जिसमें नासी गोरिंग है इनका, फ्राइड राइस जिसको कहते हैं। इसके अलावा नासी सोतो ये है जी, राइस के साथ चिकन होता है और सूप होता है। इस तरह के बहुत सारे इनके खाने हैं जो कि अच्छे हैं, टेस्टी। और अगर हम ट्रेडिशन की बात करें शादी में, तो क्या पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दोनों के कोई मिलते-जुलते भी सिमिलर भी हैं या ऑपोज़िट है? शादी के लिहाज से ट्रेडिशन जो है ट्रेडिशन डिफरेंट। टोटली डिफरेंट। हाँ, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा है ना कि मेहंदी भी करते हैं, अगर मैं बारात दी गया, रस्में इस तरह का रस्में आ जाती हैं कि आपने दूध में पिलाई हो गया या हाँ, पुलाव वगैरह होते हैं। हाँ, इस तरह का बिल्कुल उधर सीन नहीं है। हमारे इधर डांस वगैरह का भी है, ठीक है, ढोल वगैरह बजते हैं, उधर नहीं है ऐसा। उधर वो सिंपल जो है मोस्टली लोग जो है वो मस्जिद में निकाह करते हैं। मस्जिद हाँ, हैं जो मतलब जिस तरह मैरिज हॉल वगैरह में करते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है वो मस्जिद में कर लेते हैं निकाह। तो यानी वैसे ट्रेडिशन में देखा जाए तो क्या ज़्यादा पॉपुलर है? उनके ट्रेडिशन में अच्छा उनका ऐसा है कि इंडोनेशिया में मुख्तलिफ़ इलाकों का मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन है, ठीक है? आप जैसे जावा में चले जाएँ, ठीक है? जावा तिमूर है, जावा बारात है, के इनके सूबे हैं। तो इनके जो है ना आज सूबे के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, जिसमें आप देखेंगे अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे इनकी शादी का, सबसे डिफरेंट जो मुझे लगा कि इनका जो लिबास है, इंडोनेशियन लोगों का, तो वो लड़की का डिफरेंट लिबास और लड़के का बिल्कुल डिफरेंट। जैसे नीचे उन्होंने ना
जैसे हमारे बार में इसको कहते हैं धोती, लांगड़ कैल। हाँ कुछ ऐसा, इस तरह के उनके ट्रेडिशन है, लेकिन वो हमारे लोगों को थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन उनके ये ट्रेडिशन है काफ़ी। और जैसे हमारे पुराने देहात के लोग हैं वो पहनते हैं। हाँ लड़की ने ना वो सर के ऊपर ऐसे वो कुछ पहना होता है, उसके ऐसे फूल निकले होते हैं अच्छा। लंबे लंबे, ठीक है। तो वो बड़ा डिफरेंट सा ट्रेडिशन है, बिल्कुल सा। सारी सिटीज़ में मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम भी हैं? नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन इंडोनेशिया की जो 87% पॉपुलेशन है मुस्लिम है, और उसमें अगर मैं गलत ना हो तो 13% जो है वो आपका नॉन मुस्लिम है। अच्छा, उसमें जो बाली इलाका है इनका, ठीक है, जो फेमस है टूरिस्ट प्लेस, वो हिंदू हैं उधर। हम टोटली। उधर टोटली हिंदू हैं, कम है, अब तो मस्जिदें माशाल्लाह बनने लग पड़ी हैं, लेकिन उधर हिंदू हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जिधर क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम। और अगर हम वैसे अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर अगर हम बात करें, लाइफ़स्टाइल और इकॉनमी उनकी वो कैसी है? उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है। अभी आप देखें पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ हैं, ठीक है, इकॉनमी बहुत गिरी है। तो जब मैं इधर जाने लगा पाकिस्तान से, तो बहुत लोगों ने कहा यार इंडोनेशिया भी वो पाकिस्तान से भी बुरा है, पाकिस्तान से भी डाउन है। लेकिन जब मैं उधर गया, तो जब मैंने उनके देखा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम क्या, और रोड्स वगैरह का जो है, ये सब बहुत आगे है हमारे से। मतलब उधर ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है और बहुत कंफर्टेबल और चीप रेट्स। सर, यहाँ पर हमारे भी पाकिस्तानियों को ज़्यादातर जो है ना शौक है, अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है इंडोनेशिया के बाद। लोग मूव कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वैसे भी हालात की वजह से भी मूव कर रहे हैं। तो लोगों का बेस्ट जो है ना टाइम कौन-सा है कि आपको शादी के लिए मूव करना चाहिए इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में, अच्छा, उसमें ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपका प्लान बन गया शादी का, तो जो लोग आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं ना, वो इंडोनेशिया में बैठ के कोई भी, अब बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका तो किसी का नाम नहीं ले सकता। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर बने हैं, और वो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं जी, इंडोनेशिया में आ जाएँ बस, और आपका जनाब वो छक्का लग जाएगा, आपको बस पैसे आ जाएँगे, ज़ाना आपके सामने खुले पड़े हैं। ऐसा नहीं होगा। हकीकत बतानी चाहिए, रियलिटी, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इंडोनेशिया में शादी करनी है, तो आपके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला हो तो आपके लिए ईज़ी होगा, हाँ, ठीक है? क्योंकि उसमें ये है कि इंडोनेशिया कोई यूरोप तो है नहीं, ठीक, ऑफ कोर्स। तो इंडोनेशिया में आपने जाना है, आपने अगर शादी करनी है, तो आपने आपकी वाइफ़ के नाम पे आपका वीज़ा लगता है, और उसके ऊपर आप अपनी वाइफ़ के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? उसमें अगर तो आपकी वाइफ़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा काफ़ी हद तक, और आप भी फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, या आपको पीछे से आपके माँ-बाप की सपोर्ट है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कंगले आते हैं और आगे भी कुछ भी नहीं है, तो आप इधर यकीन करें ज़लील हो जाएँगे। एक लड़का था पाकिस्तानी, तो हमारे ग्रुप में था, जो इंडोनेशिया में पाकिस्तानी है, उनका ग्रुप बना हुआ था। तो यकीन करें, उस बंदे के पास अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के वीज़ा एक्सटेंड डन है। पैसे नहीं। फिर उसने ग्रुप में मैसेज किया, और उसने कहा यार आप मेरी हेल्प करें। तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने सब ने थोड़े-थोड़े पैसे दिए, और उसका जो है ना वीज़ा एक्सटेंड करवाया। तो ये मामलात भी होते हैं, यानी कहीं न कहीं से सपोर्ट बंदे की होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो आप फिर हाँ, इंडोनेशिया और मुल्क में आवे मोए। आपकी सपोर्ट ज़रूरी है। आप अच्छा, अगर बात करें कि ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है सही तरह से कि भई डॉक्यूमेंट के हवाले से कि भई क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको ज़रूरत पड़ते हैं वहाँ पर शादी करने के लिए? और वहाँ पर जो निकाह है वो कितने टाइप्स का है? ठीक है, ये अच्छा, इसमें तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स का आपने पहले पूछा, मैंने बहुत अपनी वीडियोज़ में ना, यूट्यूब वीडियोज़ में बताया डॉक्यूमेंट्स का। तो लोग नीचे कमेंट करते हैं यार आप यही बताते रहते हो। लेकिन फिर भी लोगों को जो है ना वो तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं होती। तो उसमें ये है कि डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने जैसे अनमैरिड सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एफआरसी आपकी होती है जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है? ये आपका नादरा से बनता है, और एफिडेविट जो वालिदैन का इजाज़तनामा है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना अपने पाकिस्तान से बनवाने हैं, और इनको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना होता है, चाहे वो फिर आपके करीब इस्लामाबाद है या लाहौर, यानी कराची, अपने-अपने सिटी से आप अपने-अपने सिटी से। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करवाने हैं, और उसके बाद आप फिर जाएँ इंडोनेशिया, और इनको सबमिट करवाएँ, और फिर आप उसका प्रोसेस करवाएँ आगे। और अगर वहाँ पे हम टास्क की बात करें तो कितास हाँ, बेसिकली टास्क है क्या चीज़? किसे कहते हैं? कितास है जी, जो आपकी वाइफ़ के वजह से आपका स्पॉन्सर आपकी वाइफ़ होती हैं, और आपका वीज़ा लगता है 1 साल का, ठीक है? और यानी हम इसको वीज़ा कह सकते हैं। वीज़ा 1 साल का वीज़ा, कितास वीज़ा। ये जब आपने शादी प्रॉपर लीगली कर लेनी है,
उसके बाद आपका 1 साल का कितास लगता है, जो कि इमिग्रेशन उनकी इशू करती है, और जो आपकी वाइफ की वजह से, ठीक है। 1 साल का आपका कितास लगता है, और उसके बाद फिर 1 साल बाद दोबारा आपका 1 साल का कितास लगता है। अच्छा, ठीक है। वो यानी एक्सपायर के बाद रिन्यू। हाँ, रिन्यू होगा। 2 साल जब आपके कंप्लीट होंगे, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप जो है ना वो किताब आप अप्लाई करें, अच्छा, ठीक है। किताब वो आपका 5 साल का लगता है, ठीक है, 5 साल का होता है। और जब आपके टोटल 5 साल कंप्लीट हो जाएँ तो फिर उसके बाद आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते ठीक। अच्छा, अब पासपोर्ट और ये जो नेशनैलिटी है, इसके वाले से क्या कोई कंडीशन भी है इसमें? या जस्ट एज़ एन हैं। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किताब से अप्लाई किया है, तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने ज़्यादा टाइम इंडोनेशिया में गुज़ारना है, ठीक है। ताकि आप कल को अगर पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो वो आपके ये चीज़ देखते हैं कि इस बंदे ने इंडोनेशिया में कितना टाइम गुज़ारा है, और तो ज़ाहिर गया, तो उसने कितना टाइम, ठीक है। आप किताब से लगवा के अगर आप आते हैं पाकिस्तान में, 1 महीना रहें, लेकिन आप चले जाएँ। फिर आप 1 साल बाद अगर आना चाहते हैं, फिर आ जाएँ। लेकिन ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में ना गुज़ारें, इंडोनेशिया में गुज़ारें, ताकि आपको कल को इश्यू ना हो। हुँ। अच्छा, दूसरा ये कि निकाह जो है वो कितने टाइप्स का वहाँ पे होता है? निकाह। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पाकिस्तानियों ने, मैं फिर नाम लूँगा 1-2, ठीक है, ड्रामेबाज़ियाँ लगाई हुई हैं पाकिस्तान में। या मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। परफेक्ट वो ही हैं, ठीक है। फिर लोग कहते हैं आप नाम ना लिया करो, लेकिन नाम लेना ज़रूरी है, हमें रियलिटी बतानी चाहिए, ठीक है। पहली तो बात है, निकाह उधर जो है बुक्क निकाह आपको मिलता है, जो आप लीगली शादी करते हैं, निकाह का जो आपको बुक्क निकाह होता है वो आपको मिलता है। अच्छा, उसमें इंडोनेशिया का कानून ये है कि आप एट अ टाइम एक शादी कर सकते हैं, लीगली तौर पे। अब हमारे पाकिस्तानी बंदे हैं, एक है जी, एक पॉपी मलिक है, ठीक है, आजकल वो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है। तो वो उसने जो है वो पहले शादी की लीगली तौर पे, ठीक है, बिल्कुल सही, उसने लीगली तौर पे शादी की। उसमें से उसका बच्चा हुआ, औलाद हुई है। फिर उसने क्या किया जी, उसको डाइवोर्स दी, और डाइवोर्स दी या नहीं दी ये मुझे श्योर नहीं, लेकिन उसको छोड़ा, तो उसके बाद उसने दोबारा निकाह किया, उसी से या दूसरी लड़की से। ओह! अच्छा, अच्छा। अच्छा, जो दूसरी लड़की से शादी की ना, वो लीगली वो नहीं कर सकता, ठीक है? उसने वो की निकाह सिरी। अब इधर जो लोग बैठे हैं उनको तो पता नहीं, हम तो बेवकूफ़ नहीं है, 2 साल हो गए हमें। निकाह सिरी उसने की। निकाह सिरी जो है इंडोनेशिया में आपकी वो रजिस्टर नहीं होती। अच्छा, वो यानी यहाँ से बाहर ही है। हाँ, मीन्स कि वो निकाह आपका हो जाता, लेकिन इंडोनेशिया कानून के मुताबिक आपका वो रजिस्टर नहीं होता। आपकी अगर औलाद उसमें से होती है, तो उसमें जो बाप का नाम है वो नहीं आएगा औलाद के साथ, अच्छा। ठीक है? अब जो मलिक था उसने शादी पहले की, उसको छोड़ा, दूसरी शादी की, उसमें से उसका बच्चा हुआ, ठीक है? और वो बच्चे के ऊपर बाप का नाम नहीं आ सकता। अच्छा, फिर उसने दूसरी बीवी को भी छोड़ा, अब उसने तीसरी शादी की है, और वो भी उसने की है निकाह सिरी, जो कि रजिस्टर नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि उसने निकाह नहीं किया, निकाह उसने किया, लेकिन इंडोनेशियन कानून के मुताबिक उसका रजिस्टर नहीं हुआ वो। अब जब उसने तीसरी शादी की है, अब वो चला गया जनाब पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ क्यों गया वो पाकिस्तान? ये तो वही बता सकता है कि क्यों गया वो। क्योंकि वो इंडोनेशिया में लीगली तौर पे रह ही नहीं सकता, स्टे नहीं कर सकता, अच्छा, ठीक है? वो इंडोनेशिया में लीगली तौर पे स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अब तीसरी शादी की है, तो वो उसकी वाइफ़ उसका स्पॉन्सर बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लीगली तौर पे रजिस्टर ही नहीं है उनके कानून में। तो वो वाइफ़ उसको कैसे स्पॉन्सर करेगी किताब वीज़ा, ठीक है? तो मैं पॉइंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए सोशल मीडिया पे इनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही, ठीक है? तो ऐसे तो नहीं चलती ना, हम लोगों में गलतियाँ हैं, ठीक है? हम उधर जाते हैं, हम लोग, हमें जिधर फ़ायदा नज़र आता है, ठीक है, पैसा नज़र आता है या उस तरह की चीज़ नज़र आती है, हम उधर दौड़ने लग पड़ते हैं, ऐसे ही है। ठीक है? एक को छोड़ा, वो अमीर थी, ठीक है? उससे शादी की, फिर उसको छोड़ा, उससे अमीर मिली, उसके साथ शादी कर ली। तो भाई साहब ये लोग ये नहीं कहेंगे कि जनाब फ़लाँ अलग या फ़लाँ बंदा वो गलत, वो कहेंगे पाकिस्तानी जनाब गलत, ठीक है? इसी तरह एक और मामला हुआ जी कि इजाज़ का, ठीक है? इजाज़ मलिक है पाकिस्तानी, ठीक है? अब उसने जो है जिस लड़की के साथ शादी की है, जब ये उसके साथ रिलेशनशिप में था, तब वो लड़की शादीशुदा थी। फ़लस्तीन इसका नाम भी था। हाँ, मुझे तो नाम, आइडेंटिटीज़ हाँ, पता नहीं क्या में था कि चेंज चेंज थी। तो वो लड़की शादीशुदा थी अपने पहले शौहर के साथ। इस बंदे ने उसके साथ रिलेशन रखा, और उसके बच्चों के साथ भी जनाब गपशप लगती थी इस बंदे की, ठीक है? तो हमारे घर में नहीं माएँ-बहन हैं, आप बताएँ?
अरेंज निकाह उसने क्या है वो रिलेशन। भाई बहन तो सबके घर में, ठीक है। तो आप अपने पैसे के लिए और अपने मुफाद के लिए किसी का घर खराब कर रहे, तोड़ रहे हो, ठीक है। उसने मतलब कि रिलेशनशिप उसके साथ बनाया, लेकिन वो पहले शादीशुदा थी। फिर उसके ऊपर केस बना, केस भी बना रहा है, बहुत सारे इश्यूज थे सोशल मीडिया पे, बहुत लोग बहुत मसला बनाया, बातें की, जनाब इसने इस तरह किया ये। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई आपने शादी करनी है, आप नीयत अच्छी रख के और किसी ऐसी लड़की से शादी करें जो कि सिंगल है या फिर जिसका शोहर नहीं है पहले। अगर आप इस तरह किसी के रिलेशन में घुस के इस तरह के काम करेंगे तो फिर लोग तो यही कहेंगे अली छुड़वा के। हाँ पाकिस्तानी गलत है। अब सारी रियलिटी हकीकत क्या है ये तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये लोग जो है ना सिर्फ अपना फेम लेने के लिए और पैसे के लिए इस चीज़ के पीछे भागते हैं। अगर कोई मुझे ये ब्लेम करे वीडियो में कि भाई आप इनके खिलाफ बात कर रहे हो, आप जेलस हो रहे हो या आप व्यूअरशिप के लिए कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं तो व्यूअरशिप पहले ही बड़ी ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे लोग मुझे देखते हैं, मैंने इनकी बात नहीं भी की तो मुझे देखते हैं। मैं सिर्फ रियलिटी बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे कहने से इन लोगों ने रुकना तो कोई नहीं। मेरा राइट है। मेरा हक बनता है कि मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लगा रहा हूँ, तो मैं रियलिटी बताऊँ कि इस तरह के लोग जो है ना वो दोबारा इधर ना आए। पाकिस्तान का भी बाहर मुल्क में नाम खराब करना, हाँ, आप करना। हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि बाहर मुल्क में जितना हम अपना नाम बना सकें बनाएं, ना कि खराब करें। मैं तो ये कहता हूँ कोई बंदा मेरे मेरे में हामी निकाले, ठीक है, हामी है मेरे में, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन इस एतबार से कि मैंने कोई अपनी वाइफ़ के साथ ज़्यादती की है या मैंने गलत तरीके से उसके साथ रिलेशन बनाया या फिर मैंने उसको तंग किया, ठीक है। मेरा सिंपल सा सबको पता है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे 2 साल हो गए शादी को, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ और मैं मैंने कई ऐसी बेवकूफ़ियाँ भी देखी हैं एयरपोर्ट पे ना, जैसे कि इंडोनेशिया का वीज़ा मैंने सुना था पीछे एक शख्स जो है वो लेकर गया और वहाँ पे इमिग्रेशन पूछती है इससे कि भाई आप पूछती नहीं कि कहाँ जा रहे हैं या किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो कहता है मैं शादी करने जा शादी करने रहा हूँ विज़िट वीज़े पे ना। हाँ जी, तो उसमें मैं यही तो ये मैं पॉइंट कह रहा हूँ, दूसरे मैं ये चाह रहा हूँ कि बीच में अब दिन ब दिन इमिग्रेशन क्यों सख्त हुई जा रही है। अच्छा पहली बात ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं, तो मोस्टली लोग तो शादी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो विज़िट वीज़ा लें और उधर जाके फिर शादी करें, उसको कन्वर्ट करवाएँ। अच्छा एयरपोर्ट पे आपने ये चीज़ों का याद रखना है कि आप अपने शादी के बारे में ना बताएँ, ठीक है? इस बारे में ज़िक्र ना करें, बस आप एज़ सिंपल उनको बताएँ कि मैं विज़िट के लिए आया हूँ और आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग हो, तो आप उनके साथ जो है वो शादी का ज़िक्र ना करें। अच्छा दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब बिज़नेस के हवाले से, शादी का तो एक मामला अलग है। अगर कोई शख्स है जिसके पास यानी बैकअप पे इतना पैसा है, इन्वेस्ट कहीं पे करना चाहता है, तो इंडोनेशिया पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है? और मतलब कौन से ऐसे बिज़नेस है जिनसे उसको यानी कि प्रॉफ़िट हो सकता है? इंडोनेशिया में अगर आपने बिज़नेस करना है, जो फर्स्ट मैं कहता हूँ वो है जी फूड बिज़नेस, ठीक है? रेस्टोरेंट का या आप छोटा स्टॉल लगा लें, ठीक है? फूड बिज़नेस कर सकते हैं आप, उसके अलावा आप लॉन्ड्री का जो है, कपड़े धोने वगैरह का, वॉशिंग मशीन जो भी है, उसका बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी बिज़नेस है। लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपके ताल्लुकात होने चाहिए। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बिज़नेस है, बल्कि कुछ पाकिस्तानी हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं और वो कई लाखों कमा रहे हैं, ठीक है? मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इसके अलावा बड़ी इन्वेस्टमेंट में आप आ जाएँ तो उसमें कारपेट का बिज़नेस बहुत उधर पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जैसे तुर्की में भी है, हाँ, कारपेट का बहुत है। वो मलेशिया से मंगवाते हैं, तुर्की वगैरह से मंगवाते हैं, डिफरेंट कंट्री से। लेकिन उसमें बहरहाल बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो इनका वैसे खुद भी कोई अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा कौन-सा है कारोबार है जो इंडोनेशिया बेसिकली खुद जो लेता है दूसरे ममालिक से? अच्छा इसमें इंडोनेशिया से जो मैंने सुना है कि चीज़ें जो जाती हैं एक्सपोर्ट होती हैं, उसमें हमारे पान में एक यूज़ होती हैं कुछ चीज़ें पान में, पान का ठीक है? हाँ, पान के रिलेटेड वो चीज़ें जाती हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है? अच्छा। अब मुझे उसका नाम नहीं प्रॉपर याद आ रहा, लेकिन वो पान के रिलेटेड एक चीज़ है। और पाकिस्तान से अगर आप देखें तो पाकिस्तान से इधर कॉर्न आती है इंडोनेशिया में और बावंग बुम्बई जिसको कहते हैं प्याज, ये भी आते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें आती हैं और इंडोनेशिया से जो है वो इसी तरह पान के रिलेटेड चीज़ें जाती हैं और पाल्म ऑयल जो है इधर से एक्सपोर्ट होता है। ठीक।
यहाँ पे हम लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। और जी गाइस, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे कि इनको क्या इंडोनेशिया के बारे में वो मालूमात है या नहीं। तो आप क्या तैयार हैं? जी मैं तो ठीक है जी। तो पहला सवाल, व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया? ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी नुसंतारा, ऑप्शन डी बांदुंग। इसका ऑप्शन सी नुसंतारा। करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, द इंडोनेशिया फ्लैग कॉन्सिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल बैंड्स, व्हाट आर द कलर ऑफ फ्लैग? ए रेड एंड वाइट, बी ग्रीन एंड येलो, सी ब्लू एंड येलो एंड डी ब्लैक एंड रेड रेड। एंड वाइट। करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर आई लव यू इन बिहासा इंडोनेशिया? अब आपने कई बार कहा तो होगा, आपको पता होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको चिंता काम। करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज़ द one challenging of the married couple facing in marriage? Option A, language barrier, B, adjusting of different foods prefer, and C, understanding each other festival, and D, all of above. डी। Correct answer. सही जा रहे। पांचवा सवाल, what is the language is most usually likely to use for communication for the marriage between Pakistan and Indonesia? A Urdu, B Bahasa Indonesia, C English, and D both A and B. इंग्लिश। Correct answer. What is the one culture similar between Pakistan and Indonesia marriage? A family involvement in wedding process, B use of white dress wedding, and C only the groom family attend the wedding, and D marriage are celebrated in silence. आई थिंक ए ऑप्शन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। हु इज़ द कंसीडर द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडोनेशिया? ए सुकारनो। सो कर लो। करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 8, विच आइसलैंड इज द मोस्ट पॉपुलस इन इंडोनेशिया? ए सुमात्रा, बी जावा, सी बाली, एंड डी सुलावेसी। जावा। करेक्ट आंसर। जनाब आप तो भाई छाए हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कमाल कर दिया भाई। याद करके तो नहीं आए थे? नहीं याद तो मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि आपने क्या पूछना। ओके, 9 क्वेश्चन है हमारा। इंडोनेशिया हैज़ हाउ मैनी एक्टिव वॉल्केनोज? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 130 एंड ऑप्शन डी 150। ऑप्शन डी 150। करेक्ट आंसर। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। विच इंडोनेशिया आइसलैंड इज द मोस्ट फेमस फॉर इट्स बीचेस एंड हिंदू टेम्पल्स? ए जावा, बी बाली, सी सुमात्रा और डी कालीबा। बाली। करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ट्रेडिशन इंडोनेशिया ड्रिंक इन often offer to travelers? A tan tarik, and B coffee luwak, D bandrik, and D जो है वो पंजुर। अच्छा इसमें गलत ना हो तो कॉफ़ी लो आई थिंक। कॉफ़ी लुवक, मैं भी वहाँ पे था तो कॉफ़ी लुवक यू। कॉफ़ी यूज़ होती है मोस्टली। अच्छा, वहाँ पे बड़े अजीबो गरीब फ्लेवर्स की हैं कॉफ़ीज़। मैंने एक देखी थी जिसमें अदरक डली है। हाँ उधर मोस्टली लोग तो ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करते हैं, पानी में डाल के ना, पानी उबाल के तो उसमें ब्लैक कॉफ़ी वो डालते हैं, दूध वगैरह यूज़ नहीं करते साथ। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द इमरजेंसी फ़ोन नंबर फॉर पुलिस इन इंडोनेशिया? ए 911, बी 100, सी 110, एंड डी 999। 110। करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन इंडोनेशिया? ए टोर्नेडो, बी अर्थक्वेक, सी सैंड स्टॉर्म्स, एंड डी वोल्केनोज। वॉल्केनोस एंड आई थिंक अर्थक्वेक्स बोथ। एक एक को आपको चुनना पड़ेगा। अच्छा जो मैं समझता हूँ कि वॉल्केनोस। इसमें अगर हम बात करें तो आपका ये सवाल रॉन्ग है, ज़्यादातर अर्थक्वेक आता। यार बता दें। चलें। अच्छा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड यू ऑलवेज कैरी व्हेन यू ट्रैवलिंग इन इंडोनेशिया इन केस ऑफ इमरजेंसी? A copy of your passport, B emergency contact number,
and C, travel insurance, and D, all of above. ऑल ऑफ अबव। Correct answer. आखिरी सवाल जी. What is the most common made for public transportation for short distance in Indonesia cities? Option A, tuk-tuks, and B, bajai, C, train, and D, ferry. आई थिंक बजायर। Correct answer. भाई आप तो सिर्फ एक छोड़िए बाकी सारे आप जीत गए हैं. ये गलत हो गया, उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन। आप बताएं मैं चेक लिख के दूं या कैश दूं? नहीं, बस ठीक है, करोड़पति वाला ऐसा आप कह रहे हैं. चेक्स आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब पब्लिक के थोड़े से सवाल रखेंगे और फिर आपको बता दें कि उसमें आपके सवालों के जवाब ये देंगे और आपको भी पता चलेगा. और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं, फिर हम अगले पॉडकास्ट में जो है इंशाल्लाह। आपको जो है ना उसका जवाब ज़रूर मिलेगा. अच्छा जी, पहला सवाल पाकिस्तान से है. लड़के का तो पता नहीं, लेकिन पूछते हैं कि भाई लीगल मैरिज करने के लिए जो है वो इंडोनेशिया में क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? हाँ, वो मैंने बताए हैं, काफ़ी वीडियोज़ में बताए हैं। अनमैरिड सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर, एफिडेविट, एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है. अच्छा, दूसरा सवाल ये भी पाकिस्तान से है कि अ, जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह इंडोनेशिया में रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, इसी तरह पाकिस्तान में अगर किसी ने शादी करनी है तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा? हाँ, उसमें प्रैक्टिकली तो मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन जो मुझे पता उसमें ये है कि जो लड़की है वो डॉक्यूमेंट्स अपने उधर से रेडी करवाए इंडोनेशिया से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक। और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से जो है ना वो अटैच करवा के तो फिर आप पाकिस्तान आ जाए और इधर आके तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। मतलब आप जो लड़का है उसके लिए तो ईजी होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लड़की जो है उधर से जितने भी अपने मैरिड डॉक्यूमेंट्स हैं, अनमैरिड है, सेम जैसे मैंने लड़के का बताया, एफिडेविट, पुलिस कैरेक्टर। जो पुलिस कैरेक्टर है इनकी ज़बान में मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं एसकेजे का, हम्म. पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एफिडेविट को ये कहते हैं सूरत इजिन, ठीक है। सूरत इजिन दारी औरंग तुआ, मतलब जो आपके वालिदैन हैं उनकी तरफ से इजाज़तनामा, ठीक है। और उसमें आ गया जी बर्थ सर्टिफिकेट, इनकी ज़ुबान को बोलेंगे सूरत कलाहिरन, हम्म. ठीक। और इसके अलावा जो है वो आपका रह गया जी एफआरसी, वो इनकी ज़ुबान में कहते हैं करतू कलवर्गा, फैमिली सर्टिफिकेट. फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. ये भी पाकिस्तान से है कि एनओसी जो है वो अ, एक ही यानी लड़के को मिलती है या लड़की को भी मिलती है? जब आप इंडोनेशिया जाएंगे तो लड़के के को ही मिलेगी, पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से। क्योंकि वो वहाँ पे सबमिट करा रहा है एम्बेसी पाकिस्तान. हाँ, वो एम्बेसी पाकिस्तान जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएगा, तो उसको 1-2 दिन में जो है वो एम्बेसी वाले एक लेटर इशू करेंगे, जो एनओसी लेटर है वो लड़के को मिलेगा, और उसकी फिर आपने मज़ीद आगे जो है वो ट्रांसलेशन करवानी होती है, और निकाह आप करेंगे उसके बाद। ठीक है. अच्छा, अगला सवाल है कि कितनी ज़रूरी है लैंग्वेज का सीखना उर्दू को भी और इंडोनेशियन को भी, पाकिस्तानी के लिए और इंडोनेशियन के हाँ, अगर पाकिस्तान उधर गया है पाकिस्तानी और उधर शादी की और उधर उसका रहने का प्लान है स्टे का, तो इंडोनेशियन मस्ट है। इंडोनेशियन बहुत ज़रूरी है आप सीखें, क्योंकि आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि उन लोगों को जो है ना वो इंग्लिश कम आती है, लिए? ठीक है, तो मस्ट है कि आप इंडोनेशियन सीखें। क्या? और लड़की के लिए? लड़की अगर इंडोनेशिया में तो वो तो ऑलरेडी है, लेकिन उसका भी एक इंटरेस्ट होगा ना कि अपोजिट की भी मुझे भी आती है वो लैंग्वेज. हाँ, फिर वो उर्दू सीखे। अगर उसने पंजाबियों से शादी की है, अगर उसने पठानों से की है, को भाई वो पश्तो सीख लें फिर। हाँ, यही है. अच्छा, बिग बिगेस्ट चैनल जो है ना चैलेंज है कि आप अगर दूर होते हैं शादी करके भी, अगर कोई शख्स दूर होता है तो वो अपने आप को किस तरह मैनेज कर सकता है एक बरकरार रिलेशनशिप रखने के लिए? अगर वो दो जॉब वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप इन कांटेक्ट रहें, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ इन कांटेक्ट रहें, और आप एवरीडे आप बातचीत करें और अपने मामला शेयर करें। तो जो एक मियाँ बीवी हैं वो समझते हैं एक दूसरे को कि अगर उसका शौहर दूर है, वो
जॉब के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी बीवी को समझना चाहिए कि मेरा हस्बैंड दूर है अपनी शौक की वजह से नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए और मुझे अच्छा जो है मेरी टेक केयर करने के लिए। तो ये चीज़ अगर माइंड में हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बा। टाइम टेकन भी है, टाइम भी ज़रूरी है। हाँ जी, कह सकते हैं क्योंकि टाइम तो हर किसी को बदला देता है वो। हाँ, ये तो है, लेकिन बस अपना माइंड। अच्छा, इसमें तो ये आपने बता दिया कि शादीशुदा के लिए, और जो गैर शादीशुदा हैं जो कि रिलेशनशिप में होते हैं, वो कैसे अपने आप को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं कि भाई, यानी यार ये लॉन्ग टाइम टर्म चलता रहे। वो ये अक्सर होता है ना कि एक से ब्रेकअप हुआ, फिर वो दूसरे के पास चला गया, दूसरे से हुआ फिर। हाँ, तो इसमें ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप सीरियस हैं, तो फिर तो आप कहीं इधर-उधर तो नहीं छलांगे मारेंगे, फिर आप उसी में ही रहेंगे अगर आप सीरियस हैं। तो अगर आप एज़ अ टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई और अच्छी नज़र आएगी, आप उसके पास दौड़ जाएँगे, जैसे कि मुआज़रत के साथ हमारे पाकिस्तानी यही करते हैं। कोई अच्छी नज़र आई, पैसों में नज़र आई, उधर दौड़ गए, इधर छलांग मारी, उधर मारी। वो एक जगह पे टिके हैं और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप कहीं भी नहीं जाएँगे, ठीक है? इंडोनेशियन लोग जो हैं मैं आपको बताऊँ यार, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो लोग मासूम हैं। इंडोनेशियन लोग जो हैं वो बहुत ईज़िली आप पे ट्रस्ट करते हैं, मासूम लोग। हम लोग फिर इस तरह की धोखेबाज़ियाँ जब करते हैं ना, तो उन लोगों का दिल टूटता है, ऐसा ना करें। अच्छा, कि कह रहे हैं जी कि कल्चर जो है पाकिस्तानी बंदा जो है और इंडोनेशियन जो है वहाँ पे वो क्या फेसिंग करने हैं, वही है कि जो आपने पीछे बताया वीडियो में, कल्चर के हवाले से जो जी, वहाँ पर। अच्छा, उसका तो आपने जवाब पहले ही दे दिया। हाँ, जवाब उसका दे दिया। हाँ, पीछे आपने दे दिया। अच्छा, एक बड़ी अहम जो है ना कि भई जो पाकिस्तानी शख्स है, वो शादी जब अगर अब आपने जैसे बाहर कर लिया, अब आपको पाकिस्तानी औरत में और इंडोनेशियन औरत में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? अच्छा, इसमें ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी औरतें हैं, एक तो वो घरेलू ज़्यादा होती हैं, ठीक है? इंडोनेशियन की निस्बत। क्योंकि इन लोगों का थोड़ा-सा कल्चर डिफरेंस तो है बहरहाल। अ, अच्छी आपके साथ अच्छा रहेंगी, लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया में आपको पता है ख़वातीन भी जो है ना वो काम करती हैं, मर्द भी करते हैं, दोनों मिक्स कर देकर। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो औरतें घरेलू होती हैं, अपने बच्चों को टाइम देती हैं, घर पे टाइम देती हैं। तो इस लिहाज से डिफरेंट है थोड़ा, जो कि मैं अगर ज़ाती तौर पे अगर आप मेरे से पूछें तो औरत को मेरा ख़्याल है घरेलू होना चाहिए सबसे पहले, ताकि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको टाइम दे, बच्चों की जो ज़रूरत है अपनी माँ की वो पूरी हो। तो इंडोनेशिया में थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, वो जॉब वगैरह औरतें भी करती हैं, तो इस लिहाज से एक डिफरेंट कल्चर है, जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, शादी के बाद अब ये क्या माइंडसेट बनता है कि भई सेटलमेंट होने का कहाँ पर, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? मोस्टली तो हमारे पाकिस्तानी कहते हैं इंडोनेशिया में सेटलमेंट हो जाए। उसकी वजह? वो कहते हैं भाई पाकिस्तान से तो बेहतर है ना। पाकिस्तान से बेहतर है क्योंकि हालात को लोग देखते हैं और सुकून नहीं है और बहुत सारे अपने घरेलू मामलात रिश्तेदारों के ये वो। तो इंडोनेशिया एक मतलब सुकून वाला मुल्क है और इधर आके लोग जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, हमारे पाकिस्तानी। तो ज़्यादातर का माइंडसेट ये होता है कि यार उधर ही आप सेट हो जाएँ और उधर ही आप स्टे करें। 2 सवाल ऐसे हैं, ये जो कि सोशल मीडिया पे ना इंडोनेशियन पीपल्स ने ना हिला के रखा हुआ है। कि अब इसमें हमने ये बताना है कि क्या ये हकीकत है या नहीं? पहली बात तो ये है कि एक सोशल मीडिया पे ये सवाल ज़रूर मिलता है हर इंडोनेशियन से ना सुनने को कि भई जो पाकिस्तानी शख्स है ना वो कज़न से शादी करता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आप। तो ये क्या अब इसमें हकीकत है कि नहीं? पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहरहाल हमारे तो पाकिस्तान में कल्चर ये है कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ में कज़न्स में शादी करते हैं। अच्छा, ये इनके तो कहने का जो है ना वो और तरह से कि ये करते ही। नहीं, अगर आप ये कहें कि हम करते ही कज़न्स में हैं, हाँ, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है? ये तो पसंद पे होता है ना कि हाँ भाई हमें पसंद है तो चलो हमने कर अब लिया। मेरे भी बहुत सारी कज़न्स थी, ठीक है? मैंने बाहर शादी की, तो अगर कोई बंदा कहता है आप कज़न में शादी करते हो तो मेरी मिसाल आप देख लें। मैंने तो ख़ैर सिंपल सी बात है ना। तो इंडोनेशियन लोगों का ये है कि ये लोग कज़न्स में शादी नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। अ, इसकी वजह मैंने अपनी वाइफ़ से पूछी, तो वो मुझे बताने लगी कि भाई हम लोग कज़न्स के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि वो हमारे बहन-भाइयों की तरह हैं। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप ये बोलें कि ये लीगल नहीं है या जायज़ नहीं, जायज़ तो है कज़न में शादी करना, आपके कज़न्स हैं उनसे शादी कर सकते।
लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि इधर लोग नहीं करते, कम लोग करते हैं, आप बाहर करते हैं, कज़न में नहीं करते। तो वो इस लिहाज से सोचते हैं, पाकिस्तान में सब लोग तो कज़न में नहीं करते, अब तो आउट ऑफ फैमिली की शादियाँ करते हैं। तो अगर इंडोनेशियन लोग ये कहते हैं कि भाई कज़न्स में ही करते हैं, तो ये गलत बात, कज़न्स में नहीं करते, बाहर भी करते हैं अब तो लोग। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी होता है कि भाई आपके लिए जो है ना वो वालिदैन ढूँढते हैं लड़की। जी। इसमें भी ज़रा उनको बता दें कि भाई कितने % होता है चांस कि भाई वालिदैन ढूँढते हैं, या वो कहते हैं कि भाई ये जो वालिदैन है वो यानी कि ज़बरदस्ती कराते हैं आपको शादी? ज़बरदस्ती करवाते हैं। हाँ। वालिदैन जो है वो देखिए, जब तक बंदे को यस होता है कि हाँ भाई ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है तो ठीक है। अदरवाइज़ या फिर या कोई ऐसा बंदा होता है जो बिल्कुल ही अक्का होता है अपनी तरफ से, वो कहता है हाँ जी वालिदैन जो मेरे लिए ढूँढेंगे ठीक है, मुझे तो मैं यानी मेरी लाइफ़ में कोई है नहीं, फिर ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, बच्चे वालिदैन की कहाँ सुनते हैं भाई साहब, कोई नहीं सुनते वालिदैन, नहीं। ठीक है? और मैं समझता हूँ वालिदैन को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों की जो मर्ज़ी है, अगर वो लड़की अच्छी है, फैमिली अच्छी है, तो आप उधर रिश्ता कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे कल्चर ऐसा है कि हमारे वालिदैन भी सोचते हैं कि भई हमारी मर्ज़ी के मुताबिक शादी हो, ठीक है? इसमें आप 50-50 कह सकते हैं, 50% वालिदैन इस तरह सोचते हैं, 50% कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कहीं भी कर लो। तो हमारे कल्चर जो है थोड़ा मिक्स है, ठीक है? कि आप वालिदैन की मर्ज़ी से अगर करनी है, तो कुछ वालिदैन आपको जो है वो फ़ोर्स करते हैं कि भई आप करें। कुछ आप अगर उनको बोल दें कि नहीं करनी, तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने वालिदैन को बोला और उन्होंने मुझे एक दफ़ा मना किया, लेकिन उन्होंने फिर उसको समझ लिया और मुझे बल्कि दुआएँ दी कि आप शादी कर रहे हो, आपकी नीयत अच्छी है, आप हलाल एक रिश्ता बना रहे हो। तो मुझे सपोर्ट की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भई ये सारी बातें जो हैं वो अफ़वाहें वाली होती हैं अफ़वाहें वाली बात होती है, कि भई 100% तो नहीं आती। 100% नहीं होती। ज़ाहिर बात है एक अपने आप की पसंद पे होती है, सारी ज़िंदगी आपने गुज़ारनी होती है। और अगर देखें वालिदैन ने तो आगे चले जाना बाद में, गुज़ारनी तो आपने होती है। ज़िंदगी गुज़ारनी है आपने। उन्होंने तो आगे कुछ करना नहीं है, या आप कहेंगे अच्छा, इसमें वैसे एक बात ऐड करता हूँ, जो मुझे लगता है कि वालिदैन आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। हाँ, वो तो है। वो अगर कहते हैं कि कहीं पर शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हाँ, जो कि वालिदैन को एक्सपीरियंस होता है अपनी ज़िंदगी का, तो वो ये देख के आप बच्चे के लिए फ़ैसला करते हैं कि ये लड़की इसके लिए ठीक है या नहीं। उसमें ये नहीं मैं कहता कि वो 100% ठीक हो सकते। ठीक है, इंसान से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलती हो सकती है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि आप वालिदैन की मान के चल देते हैं, आपका दिल भी मुतमईन कुछ टाइम बाद हो जाता है। तो ये हर एक बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर मेरे माँ-बाप ना मानते मेरी शादी के लिए, तो मैंने उनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि माँ-बाप भी ज़रूरी हैं भई। बहरहाल आपको उनको साथ रख के चलना चाहिए, खुशी उनकी खुशी लाज़मी होनी चाहिए, ताकि आपके लिए दुआएँ भी आप वैसे इंडोनेशिया में वहाँ पे तो सारा लव मैरिज वाला ही। उधर लव मैरिज। अच्छा, इसीलिए इंडोनेशिया में जो है ना वो ये दो काफ़ी डाइवोर्स भी होते हैं। तलाक की वजह ये है, बड़ी वजह कि बहुत ज़्यादा ओपन माहौल है। तो लड़का-लड़की को शादी से पहले ही सब कुछ पता लग जाता है एक-दूसरे का, ठीक है? घूमना-फिरना उनका मतलब काफ़ी आम है और रिलेशनशिप्स बहुत ईज़ी हैं उधर, ठीक है? दोस्त लड़का-लड़की दोस्त हैं, तो थोड़ा माहौल ओपन है, उनकी गवर्नमेंट का कसूर है। तो इस वजह से वो जो है ना पहले रिलेशनशिप बना लेते हैं और फिर एंड पे कुछ शादियाँ करते हैं, कुछ फिर छोड़ देते हैं, डिफरेंट साइड पे हो जाते हैं। तो फिर वो जो बरकत होती है ना रिश्ते में, जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, वो बरकत आपकी फिर निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये है कि मेरा ख़्याल है हलाल तरीके से उसको लेके चलना चाहिए। हुँ। यहाँ पर आपने जो पॉडकास्ट के सिलसिले में हम आखिरी हिस्से पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हम 1-2 लफ्ज़ आपसे सुनेंगे इंडोनेशियन ज़ुबान में, जो कि आप ऑडियंस को कहें और बताएँ, और उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। ओके, मैं वर्ड्स बताऊँ? कुछ ऐसे अच्छा, हो गया, आप कितनी बहुत सीख चुके हैं? मैं आपसे इंडोनेशियन ज़ुबान में बात भी कर सकता हूँ नॉर्मल। नहीं, मुझे तो आती नहीं है। हाँ, मतलब अगर मैं बोलता हूँ saya bisa bahasa Indonesia, मुझे इंडोनेशियन लैंग्वेज आती है। Sekarang saya duduk di sini, इसका मतलब है कि मैं अभी इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है? ये कुछ वर्ड्स मैं आपको बता, इसके अलावा सिंपल आपा कबर है, क्या हाल है? लागी आपा, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है? कामुदारी माना, आप कहाँ से हैं? नॉर्मली जो हम जो बातचीत करते हैं, ठीक है? तो ये वर्ड्स हैं, मतलब इस तरह आप अगर देखें तो ठीक है, लास्ट में मुझे ये बताएँ कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं
पाकिस्तानियों के लिए भी जी। और इंडोनेशियंस जो हैं उनके लिए भी क्या मैसेज देना? हाँ जी, मैं मैसेज ये दूँगा कि भई जो इंडोनेशियन लोग हैं वो भी नेगेटिव ना सोचें। हमारे लोग सारे एक जैसे नहीं, और जो कज़नों वाली बात है वो सारे कज़नों में शादी नहीं करते। कुछ करते हैं भई, सारे नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी जितने भी आ रहे हैं इंडोनेशिया में, वो आएँ, मैं उनको मना नहीं करता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पीछे सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है? आपके पीछे सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास सेविंग होनी चाहिए। ये लाज़मी होना चाहिए ताकि आपको इधर आके परेशानी ना हो, ठीक है? तो बाहर आके कोई किसी का नहीं होता, आपने अपना करना है, या आपकी वाइफ़ शायद आपका साथ दे, दूसरा किसी तीसरे बंदे ने साथ नहीं आपका देना। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें और फिर इंडोनेशिया में आएँ और आप शादी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया सुभान हैदर साहब आपका हमें जी, कीमती आपका भी वक़्त देने के लिए। और अभी ये आज बहुत अहम टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में इनकी फ़्लाइट है इंडोनेशिया की। अभी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं इस्लामाबाद में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगले एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। फ़िलवक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।